प्रिय विद्यार्थियों, समिति और संस्था दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। हमें समिति को समझने के लिए संस्था को भी समझना आवश्यक है और संस्था का टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर संस्था को भी समझेंगे। समिति और संस्था दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ही ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था के कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को संस्था कहा जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समिति जिन उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है, एक या कुछ उद्देश्य हर समिति के होते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य प्रणाली बनाई जाती है या नियम उपनियम इत्यादि होते हैं, उन नियम उपनियमों की कार्य प्रणालियों को ही हम संस्था कह सकते हैं। तो इस प्रकार से समिति और संस्था दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्रोफेसर मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में संस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। प्रोफेसर ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि संस्थाएं कार्य करने की इस प्रकार की कार्य प्रणालियां हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्थाएं व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक साधन है। जिस प्रकार से समिति भी व्यक्तियों के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है, उस तरह से संस्था भी व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन है। तो मैकाइवर एवं पेज एवं ऑगबर्न एवं निमकॉफ की परिभाषाओं के द्वारा हम ये कह सकते हैं सार रूप में कि संस्थाएं समिति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो स्थापित कार्य प्रणालियां होती है, उसे हम संस्थाएं कह सकते हैं। प्रोफेसर बोरगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। प्रोफेसर गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में कहा है कि सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफी स्थायित्व होता है, जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। प्रोफेसर रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सर्वमान इच्छा द्वारा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानव संबंधों का समूह है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणाली का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। अब हम संस्था के उद्विकास की बात करते हैं कि संस्था का उद्विकास किस प्रकार से होता है।
किसी भी संस्था का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम शुरुआत करते हैं मानव की आवश्यकता से। मानव की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। उन अनंत आवश्यकताओं में से मानव तुलनात्मक प्राथमिकता के आधार पर जो आवश्यकताएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जीने के लिए, उन प्राथमिक आवश्यकताओं का निर्धारण या उनको पूरा करने का प्रयास सबसे पहले करता है। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, उसके लिए उसके मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। तो संस्था के उद्विकास का जो प्रथम स्तर है वो है विचार। मानव के मस्तिष्क में विचार आते हैं कि इन आवश्यकताओं को तो पूरा करना अति आवश्यक है और किस प्रकार से इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जब वो ये देखता है कि कई सारे विकल्प है या कुछ विकल्प है, उनमें से इस प्रकार का जो तरीका है वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे सरल तरीका है, तो वो उस तरीके से, जो सरल तरीका है, उस तरीके से उस आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है। बार बार जब वो उसी तरीके को अपनाता है तो जो व्यक्ति का जो विचार है वो आदत में बदल जाता है, अर्थात वो उस प्रकार से कार्य रोजाना करता है या बार बार करता है, पुनरावृत्ति करता है। इस वजह से वो तरीका उसका आदत में बदल जाता है, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुआ, ये संस्था का प्रथम स्तर हुआ, और फिर किसी तरीके को बार बार पुनरावृत्ति करने की वजह से उसका वो विचार आदत में बदल गया। ये संस्था के उद्विकास का दूसरा स्तर हुआ, अर्थात विचार, और जब उस विचार के साथ में व्यक्ति के आचरणों की या उन तरीकों की पुनरावृत्ति होती है तब विचार आदत में बदल जाता है। अब जो समूह के दूसरे लोग भी देखते हैं कि वह व्यक्ति उस तरीके से अपनी आवश्यकता की पूर्ति सरल सहज तरीके से कर रहा है, तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगते हैं और पुनरावृत्ति करने लगते हैं। ठीक है ना। तब समूह के द्वारा भी जब उस तरीके की बार बार पुनरावृत्ति की जाती है तो उस व्यक्ति की जो आदत है वो जनरीति में बदल जाती है। जनरीति का तात्पर्य समुदाय के द्वारा या समूह के द्वारा उस तरीके को अपना लिया जाता है और उसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाती है। तो इस तरीके से व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुआ, विचार आदत में बदला, आदत समूह के द्वारा अपनाई जाने के कारण और बार बार उसकी पुनरावृत्ति की वजह से जनरीति में बदला, और जब जनरीति के साथ में भूतकालीन अनुभव जुड़ जाता है कि हमारे पूर्वज भी इसी प्रकार से करते हुए आए हैं, इस वजह से उसे ये मान लिया जाता है कि इसका पालन करना चाहिए, तब वह प्रथा में बदल जाता है। अर्थात जब जनरीति संपूर्ण समूह में स्थापित हो जाती है और उसके साथ में भूतकाल का अनुभव भी जुड़ जाता है, तब वह जनरीति प्रथा में बदल जाती है। तो इस प्रकार से मानव के मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हुआ वो उसका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन जैसे ही वह विचार बार बार पुनरावृत्ति होती है, अर्थात उस तरीके की वो बार बार पुनरावृत्ति करता है, तो वह विचार उसकी आदत में बदल जाता है। लेकिन जब उस तरीके को समूह के दूसरे लोग भी अपना लेते हैं और उसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो वह जनरीति में बदल जाता है, और जनरीति के साथ में जब भूतकालीन अनुभव जुड़ जाता है कि हमारे पूर्वज भी इसी प्रकार से करते हुए आए हैं, तो वो मानव का जो व्यक्तिगत विचार है वो जनरीति आदत से बदलता हुआ प्रथा में बदल जाता है। ठीक है ना। अब जब प्रथा के साथ में समूह की स्वीकृति जुड़ जाती है और ये माना जाता है कि इसका पालन करना तो सामूहिक कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी है,
और उपयोगिता है, उसमें कुछ मतलब कठोरता आ जाती है कि नहीं, इसका पालन करना तो बहुत जरूरी है, तब वह प्रथा रूढ़ी में बदल जाती है या लोकाचार में बदल जाती है, जिसे कि हम मोरेस भी कह सकते हैं इंग्लिश में, जिसका शब्द होता है मोरेस। तो इस प्रकार से रूढ़ी या लोकाचार भी जो स्तर है वो संस्था का 5वां स्तर है, ठीक है ना। और जब रूढ़ियों का या लोकाचारों का एक निश्चित संगठन बन जाता है, एक निश्चित ढांचा बन जाता है, तब वह संस्था के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था का निर्माण होता है या उद्विकास होता है, वो इन 6 चरणों में होकर के या इन 6 स्तरों में होकर के होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, वो उसका व्यक्तिगत मामला होता है, और जब उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वो उसकी आदत में बदल जाता है, और जब उस तरीके को समूह के अधिकांश लोग अपना लेते हैं और उसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो वह जनरीति में बदल जाता है, और जनरीति के साथ में जब भूतकालीन अनुभव जुड़ जाता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, तब वह प्रथा में स्थापित हो जाती है। और जब प्रथा के साथ में ये भावना जुड़ जाती है कि नहीं, इसका तो पालन करना जरूरी है, सामूहिक कल्याण के लिए जरूरी है, वरना बहुत पाप बढ़ जाएगा, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, ये तो बहुत जरूरी है, तब वह जो प्रथा है वो रूढ़ी में या लोकाचार में बदल जाती है। और रूढ़ियों और लोकाचारों का ही एक स्थापित संरचना या संगठन या ढांचा संस्था कहा जाता है। तो इस तरह से संस्था का उद्विकास किस प्रकार से होता है, इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।